जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो परीक्षाओं में जो पेपर लीक की जो बात आ रही है, उस पेपर लीक कांड के बाद जो आग है उसकी आंच में पूरा उत्तराखंड झुलस रहा है। जगह जगह प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन दिख रहे हैं, युवा सड़क पर हैं। पूरे उत्तराखंड में आप जहाँ जाइए वही हाल दिख रहा है। और राजधानी देहरादून की हम बात करें तो परेड ग्राउंड में हजारों युवा 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही सड़कों पर गद्दे बिछा के सो रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मांग ये कि भाई जो पेपर लीक हुआ है, ये बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसको लेकर एक जांच कीजिए, CBI जांच कीजिए। लेकिन सबसे बड़े सवाल अभी भी यही है कि उत्तराखंड में तमाम नकल माफियाओं की बात हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान, जो खुद 3 दिन से वहीं डटे हुए हैं हजारों बच्चों के बीच में। त्रिभुवन भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। एक वीडियो से शुरू करता हूं जो आपने भी डाला है। जी बिल्कुल, ताकि दर्शक समझ जाए। वहाँ गए तो क्या हो रहा था वहाँ सर? 2 तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। सुबह से सर हम कोली से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि CM सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा आपको। क्या कहकर हमें भेजा गया। सर वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए। पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाएंगे जी। आपने कोई पेपर नहीं दिया पर हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और ना हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो फ्लो इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है, और हम आए सर वही बोला घटनास्थल पर। जी सर, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर ये वीडियो देख लेंगे तो वो भी ठाके लगाने को मजबूर हो जाएंगे कि भाई नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल होता है। आपने नकल इक्वल टू सफल वाला फार्मूला कहाँ से खोज के ले आया? तो मेरा सवाल यही है, क्या पूरा जो कांड है, ये नकल जो पूरा कांड है, पूरा UKSSC का जो पेपर लीक हुआ है जो कहा जा रहा है, लेकिन हालांकि UKSSC दावा कर रहा है कि पेपर लीक नहीं है, ये 1 to 1 है ये मामला, ये 1 to 1 है। ये मास में जब होता है तो उसे पेपर लीक कहा जाता है, इसे पेपर लीक नहीं कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, सरकार कहीं ना कहीं क्या पूरे इस कांड को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे कुछ सरकारी साजिश हो रही है? जी त्रिभुवन, आपका स्वागत है फिर से। बिल्कुल, बहुत बहुत वीडियो मैंने दिखा दिया जी, सारी चीज़ें बता दी जी। क्या हुआ था? दरअसल क्या हुआ था, हरिद्वार से जब इन बच्चों को लाया गया एकता विहार में, क्योंकि एकता विहार बेरोजगार संघ की कर्मस्थली रही है बहुत धरना स्थल बनाया है सरकार ने। धरना स्थल के बाद मैंने कर्मस्थली बोला है। अच्छा। क्योंकि वो लगातार संघर्षरत रहे उसी पे, उन सांप बिच्छू कटीली झाड़ियों के बीच में, और 2 साल उन्होंने वहाँ गुजारे और हमेशा ये कहा
कि कैसे भी हो सीबीआई जांच की जाए जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उत्तराखंड में। वहाँ कल शाम को कुछ और बच्चे थे अलग अलग यूनिफॉर्म में, और वहाँ बिल्कुल वीडियो शूट चला था, जैसे आपका एक कैमरा है, लाइट है, सेटअप बना हुआ है। इसी में टोकूंगा, एक छोटा सा टोकूंगा ताकि लोग फिर रिकॉल कर पाए। कुछ दिनों देखा होगा आपने कि कई बार क्या होता है, एक कहावत थी कि राजा के सब सलाहकार ही, जब सलाहकारों पे बहुत निर्भर करता है सलाहकारी। शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नहीं है, हो सकता है उनके सलाहकारी उदंडी हो। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कैमरे में सलाहकारी उदंडी हो, क्योंकि ये पिछले दिनों एक वीडियो आया था जिसपे एक कंटेंट क्रिएटर धामी जी को कंपेयर करती हुई नजर आती है हिमाचल के मुख्यमंत्री से। आपदाग्रस्त कहते हैं कि आपदा को कंट्रोल करने में मुख्यमंत्री धामी जो है बिल्कुल हीरो हैं, और हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है फेल हैं, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है ना। वो तो उसी पे आ रहा हूं, हिमाचल में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो फेल है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया आपदा को लेकर। लेकिन बाद में एक वीडियो और उनका वायरल हुआ जिसमें कहती नजर आई कि भैया मुझे बोला गया था कि भैया 2 घंटे में शूट करके भेजो ये कंटेंट, और फिर कंटेंट भेजो और फिर आपको पेमेंट हो जाएगी। सोचिए धामी जी, देखिए सवाल ये है, क्योंकि हम आपके ना वो हैं, एक मीडिया को भी सलाहकार मानिए, चौथा स्तंभ है, हम आपको वो अपडेट दे रहे हैं जो शायद आपके सलाहकार आपको नहीं दे पा रहे हैं। सलाहकार कहीं ना कहीं आपकी साख पर बट्टा बिठा रहे हैं, आपकी हो सकता है कुछ चीज़ें आप तक ना पहुंच पा रही हो, सलाहकार जैसा बता रहे हैं आप उसी पर विश्वास कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर वाला मामला आपने देखा, और अभी अपने मामला देखा, कहीं ना कहीं फजीयत लगाने का काम किया है, कहीं ना कहीं साख पर बट्टा लगाया है। बिल्कुल जी, ये ऐसे ही है जैसे नताशा का वो वीडियो था, बिल्कुल कल भी एक ऐसा ही वीडियो शूट हुआ। लेकिन जो धरना स्थल के आसपास के कुछ 2-3 युवा थे, उन्होंने हिंट दी हमें कि भैया यहाँ तो ऐसा हो रहा है। बताइए, ये उसी कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने बताया? कुछ और बच्चे थे वो, कुछ और, पर वो बच्चे वो थे जो पेपर दे के लीक से परेशान हो चुके हैं। अच्छा, तो हमने वो आइडेंटिफाई करना था, तो हमने कुछ पत्रकार साथियों को भेजा अच्छा, मौके की तरफ। हाँ। लेकिन उन्हें वहाँ अंदर जाने नहीं दिया। जो ही वो बस में चढ़े तो वहाँ एक किसने जाने से रोका पत्रकारों को वहाँ पे? पुलिस ने, कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते धरना स्थल पे? बस के अंदर नहीं जा सकते, वो तब तक बस में बैठ चुके थे। अच्छा, बस के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, पुलिस रोक रही है जी। किस उससे क्या बोला गया कि बच्चे कौन है? सुन तो लो आप, मतलब उन्हें, हमें तो पता था कि कौन है क्या है। अच्छा, आपको पता था? पत्रकारों को भी पता था, इसीलिए वो भेजे गए थे वहाँ। अच्छा, लेकिन पुलिस रोक रही थी कि नहीं। फिर भी जबरदस्ती करके 1-2 पत्रकार जब अंदर गए, उन्होंने बस इतना ही पूछा था कि भैया क्या है, कौन हो, मतलब कहाँ से आए हो, क्या कौन सा पेपर दिया, और उन्होंने पूछा कि पेपर कौन सा दिया है। ठीक है। इतने में वो चिढ़ गए और उन्होंने फटाफट उनको बाहर जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास जवाब कहाँ से होता। उन्होंने बस भगाई, 1, 2, 3 बस लगातार भागी, और उसके पीछे भागी हमारी टीम। अच्छा, पहली ये जो हम जाके रुके, तो ये जो नया मॉल बनाया देहरादून में, मॉल ऑफ देहरादून, उसके मॉल ऑफ देहरादून जो हाँ, उसके थोड़ा आगे जाके बस को ओवरटेक करके रोक दिया गया। ये आप लोगों ने रुकवा दिया बस को? पहली बार, हाँ। अब क्योंकि हमारी टीम में 2-3 लोग ही गए थे, अब वो काफ़ी सारे बच्चे थे, तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। फिर भी ये लोग इंतजार करते रहे कि किसने शुरू करी है? बच्चों ने शुरू हाँ, कर दी। बच्चों ने जो शुरू बच्चे भी सिखा के लाए गए थे, मतलब कहीं ना कहीं तो माइंडसेट था कि 3-4 ही तो हैं, क्या ही कर लेंगे वैसा। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया होगा, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ गई। आप सोचिएगा, वहाँ से पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए उनको आगे की तरफ लेके गई, फिर उन बसेस को। अच्छा। हमें फिर सूचना आई कि भाई बस तो आगे निकल गई। फिर धरना स्थल पर मैं था, मैं वहाँ से निकला और भागा, और हम लोग 2-3 जने थे हम भी गाड़ी में, और हम लोगों इनसे भी बात कर रहे थे। ये बिल्कुल बस के पीछे पीछे आगे पीछे चल रहे थे और हम पीछे थे। फिर हमने अपनी ऋषिकेश की टीम को सूचित किया कि भैया आप लोग किसी भी तरह, ये 2-3 बस आ रही हैं, इनको आप अब रुकवाओ नेपाली फार्म पे। अच्छा, रुकवा दी, ठीक हाँ। है। फिर ये दौड़ भाग चलती रही। अच्छा, तो फाइनली नेपाली फार्म पे हमारे युवा साथियों की थोड़ी तादाद ज़्यादा थी, तो वहाँ बस रोकने में हम सफल हुए। यहाँ बस रुकी, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट, हमें भी थोड़ा सा, क्योंकि हम भी तेज तो चल ही रहे थे, 5-7 मिनट में हम वहाँ पहुँचे। और जब पहुँचे तो देखा ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो आपने भी सलाहकार वाली बात की है ना, ये सलाहकार में मारा जा रहा है धामी। अभी पंगा क्या हो गया है, जो वो बच्चे थे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के। दूसरी बात, अरे उनको फॉर्मल पहना लेते कपड़े, स्कूल ड्रेस में उनको ले आए यहाँ। कई बच्चों को तो बैग्स भी थे उनके साथ। अच्छा। जो ये एक वीडियो है ये भी आप देख रहे होंगे। और जाते जाते तो बच्चे ऐसा भी कह रहे थे, दादा हम आपके साथ हैं, ये पेपर लीक के खिलाफ हैं। इनको क्या कहानी बताएगी कि भैया धामी जी मिलेंगे आप सभी बच्चों से, आज वहाँ पर रेस कंपटीशन कुछ होगा, उसके बाद आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। अब इसमें एक हमारे पास, अब क्योंकि ये हमने कल मामला खोला तो इसके बाद हमारे पास कुछ इनपुट्स भी आए। तो हरिद्वार में एक संगठन है, उसने FIR, मतलब सॉरी प्रेस रिलीज भेजी एक,
अच्छा। जिसमें कि उन्होंने जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं उनके खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ और एक और अधिकारी के खिलाफ बोला कि क्योंकि वो खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने क्या किया था, 400 पैकेट खाने के पैक करवा के इन बच्चों के साथ भेजे थे। ये सरकार अब तो साफ साफ कह रहे सरकारी सिस्टम भी शामिल था। सरकारी सिस्टम था शामिल, वो वही तो बात हो रही है। आप देखो वो डेलीगेशन को, अगर आप पहचान पाओ, मेरे पास वो फोटोज़ भी हैं, अब मैं शायद उसको डालूंगा अभी सुन। वो जो सरकारी डेलीगेशन दिखा रहे हैं ना कि ये हमारा संयुक्त कौन सा फोन पे फोटो पड़ी है आपकी? कोई मोर्चा, फोन पे पड़ी है फोटो आपके डेलीगेशन की? हाँ फ़ोन में अभी दिखेगा नहीं, वो काफ़ी वो है, ठीक है। बट वो डेलीगेशन की फ़ोटो तो DIPR पे पड़ी हुई है, उत्तराखंड DIPR पे। अच्छा। अगर आप उन चेहरों को पढ़ना शुरू करोगे, पहचानना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें से 2 तो सरकारी अधिकारी हैं। अच्छा। और कुछ भाजपा के लोग। और करने क्या गए हैं? ये बोलने गए हैं कि पेपर निष्पक्ष हुआ है, सब कुछ ठीक है, बगोली से मिले हैं ये कल। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। उत्तराखंड DIPR पे वो फोटो देखो आप, अभी भी पड़ी हुई होगी, तो सोचिएगा आज हमारे प्रदेश में कितना झूठ परोसा जा रहा है। सुबह बेरोजगार संघ से हमारे राम कंडवाल और उनके 3-4 साथी, वो सब लोग गए थे एक डेलीगेशन लेकर, लेकिन उसको केवल झुठलाने के लिए ये नया डेलीगेशन तैयार किया गया जो हरिद्वार से मंगाया गया, ये आप लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया दिखाने के लिए कि कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर लीक नहीं बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं रिजल्ट आउट कराओ। हाँ। दामी जी का, राम कंडवाल को भी ये कहना था, भैया मुझे फोन आ रहे हैं बच्चों के जो चाह रहे हैं कि पेपर लीक मत करो। ये बड़ा अच्छा है, सुनिएगा। अच्छा। दामी जी को फोन आ रहे हैं कुछ बच्चों के जो बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, आप फटाफट रिजल्ट निकलवाओ। अच्छा। धामी जी आपने धामी जी से उन्होंने ये नहीं बोला कि LT के जो बच्चे हैं, हजारों बच्चे तो अभी सड़कों पे, अरे वो सुनो तो आप सर, 1905 पे कॉल मिला के तो दुनिया सालों से परेशान है। हाँ। और धामी जी को एक बच्चा फोन कर रहा है कि सर जी हमारा पेपर का रिजल्ट आउट करा दो। मूर्ख समझ रहे हैं आज उत्तराखंड की जनता को। जो व्यक्ति जिसका कहा कि मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि संदेश आया, मुझे कॉल करके बच्चे बता रहे हैं कि भैया रिजल्ट जल्दी निकाल दो, मुख्यमंत्री धामी को। अच्छा। कहीं देखा? मेरे पास तो नहीं है नंबर, आपके पास है? नहीं, मेरे पास भी नहीं। वो बच्चे के पास कैसे है? और होंगे भी तुम? अरे सर, यानी कि वो डायरेक्ट नंबर, अगर मुख्यमंत्री धामी से बात कर रहे हैं तो कहीं लेन देन कहीं धामी ने डायरेक्ट तो नहीं किया है। अच्छा। कैसे आएगा नंबर? जो ये पेपर लीक मामला है, डायरेक्ट नंबर धामी जी का कैसे हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के पास? ये बड़ा प्रश्न है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। खैर, ये 2-3 अधिकारी हैं जिन्होंने किया। सबसे बड़ी बात, वो स्कूल जिसके वो बच्चे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है अभी लक्सर में, जिसका वो स्कूल है, उसने अपने बच्चे भेजे। हमने बताया जा रहा है जो पेपर लीक, और ये हम नहीं बोल रहे, जो पेपर लीक हुआ है वो मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। उनके स्कूल से पेपर लीक हुआ। मीडिया प्रभारी कौन है? क्या नाम है उनका? हर जगह न्यूज चल रही है ये। जो पेपर लीक का जो स्कूल बताया जा रहा है वो मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। और स्कूल हरिद्वार में ही है? वो भी हरिद्वार से ही है। आप कह रहे हो पेपर भी लीक भी हरिद्वार से होता है, बच्चे भी हरिद्वार से भेजे जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हरिद्वार का कनेक्शन कुछ ना कुछ। ये तो यही बोल रहे हैं, पेपर लीक हरिद्वार में बताया जा रहा है। डेलीगेशन की फोटो, ये तो आप लोग को डेलीगेशन मिला है। ये हाँ, ये तो आप लोग को डेलीगेशन मिला है। ये वाला डेलीगेशन मिला है। दूसरा ये भी मैं मान सकता हूँ इन्होंने फोटो ना हटा दी हो। अच्छा, ऐसा भी है? ये बहुत चोर हैं, ये यही तो करना आता है इनको। मुझे लग रहा है प्रीटी मच श्योर इन्होंने वो हटा दिया फोटो। मैं देखता हूँ अभी, रुको। हाँ, हटा दिया इन्होंने फोटो। हटा दिया आप कह रहे हैं? बिल्कुल हटा दिया। बेरोजगार के प्रतिनिधिमंडल के बाद मिले पहले? मेरे पास है ये फोटो, मेरे को दिखाना जरा। जैसे मैं कहूँगा अपने कैमरा से यहाँ से ले आए किनारे से, आप समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ, आप पूरा खेल समझा रहे हैं कि पूरा खेल हुआ है। ये बिल्कुल खेल हो रहा है और बाकायदा बहुत बुरे लेवल पे हो रहा है। अच्छा, मैं अब फ़ोन हमारे पास ही था दूसरा। हाँ। ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भैया जो अखबारों में भी छपा। सोचो अमर उजाला क्या छापता है, ठीक 42 मिनट हुए थे, मैंने 42 मिनट्स अगो देखा था मैंने। जब हम वहाँ से आए होंगे मुझे लग रहा है, मतलब हम वहाँ से निकले हैं और 10-12 मिनट में अमर उजाला पे खबर छपती है कि डेलीगेशन से मिलने वाले छात्रों को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथियों द्वारा पीटा गया। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्या? अमर उजाला में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको मैंने पूरी अच्छा, दूसरी बात मैं लाइव था।
हाँ। सब कुछ दिख रहा था। अच्छा, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। आप कह रहे हैं कि चरित्र पर भी हमले किए जा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आप? चरित्र, इनका चरित्र और ये खराब। देखिए ये है वो डेलीगेशन जो मैं जनता को भी दिखाना क्या चाहूँगा। लिखा है इसमें, देखिए पढ़ के बता दीजिए लिखा क्या है। मैं UKSSC परीक्षा को लेकर सचिव से मिलकर लौट रहे छात्रों को नेपाली फार्म पर रोका, की मारपीट। दिस इज अमर उजाला। अच्छा, मतलब ये दिखा दिया गया और कि ये- वो छात्र जो थे ये आज छपे, हाँ, वो उनको- पीड़ित थे, यानी उनके पेपर लीक वाले उन्होंने एग्जाम दिया, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन पेपर लीक हुआ, लेकिन वो बच्चे मान नहीं रहे कि पेपर लीक हुआ है। वो हाँ। दबाव बनाने के लिए आए हैं सरकार पर कि भाई एग्जाम का जो रिजल्ट है आउट करो जल्दी जल्दी दे और दो। एक तरफ उत्तराखंड बेरोजगार संघ है जो कह रहा है कि भाई दोबारा एग्जाम कराओ। हाँ, यही अब तो- देखो ये मिलने गए हैं छात्र। ये छात्र वो हैं जिनकी चाहो बड़ा उम्र करके। कम से कम 45 से 50 साल के बीच में होगी। छात्र भी दिखा देते हैं हम लोग, देखिए ये भी छात्र हैं गंजे गंजे से। ये सब छात्र हैं ना जो मिलने गए। ये बड़ा करके delegation छात्र, बड़ा करके दिखेगा ही नहीं ना यहाँ से। दिख जाएगा मेरे, दिख रहा है बिल्कुल, ये देख लीजिए छात्र, देख लीजिए ये मेधावी छात्र है सारे। ये मेधावी छात्र हैं और बताया जा रहा है, मैं इनकी अभी पुख्ता निकाल रहा हूँ, शायद मेरे पास आ गया होगा, 1 मिनट वो भी दिखाई लेता हूँ मैं, अगर आ गया होगा। हाँ, हाँ। तो आप ये भी देख ही लीजिए हाँ, कि ये भाई साहब जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको हाँ। पहचान में आ गया होगा। ये तो एक ग्राम विकास अधिकारी है। और संदिग्ध लोग ज्यादा थे। हरिद्वार से आए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईशांत रौथान ने किया। इसकी जानकारी उत्तराखंड कौन है के ईशांत सूचना रौथान? विभाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। प्रतिनिधि मंडल में जो व्यक्ति तस्वीर में गोल घेरे में दिख रहा है, उनका नाम रामपाल सिंह है। रामपाल सिंह इस समय हरिद्वार जिले में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। साल 2020 में विजिलेंस ने उस पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया और ये बंदा, यानी आप कह रहे हो ये परीक्षार्थी बनके मिलने गया, ये कह रहा हूँ। हाँ, ये ग्राम विकास अधिकारी है जिसपे आय से अधिक होने संपत्ति होने का मामला भी है। ये जा रहा है मिलने परीक्षार्थी बनकर। परीक्षार्थी बन के। वही तो डेलीगेशन है ना, ये यही वही तो डेलीगेशन है जो समझ रहे हो भाई, ये जो बताना चाह रहे हैं ये ग्राम विकास अधिकारी हैं जिन पर जांच भी, आप कह रहे हैं जांच भी बैठी है। जांच बैठी हुई है। ये देखिए ना, उसके पास घोषित ये अखबार का भी कटिंग है इसमें। आय से अधिक संपत्ति का मामला बता रहे हैं। विजिलेंस ने मर्सिडीज में घूमने वाला लक्सर ब्लॉक का वीडियो पकड़ा। आय से 314% अधिक मिली आय। मतलब ये पहला पुराना मामला है और ये पुराना मामला है। ये इसी वीडियो का है जो इस तस्वीर में दिख रहा है और कल बगोली साहब से मिल रहा है। संपत्ति है। जांच में ये भी पता चला कि ग्राम विकास अधिकारी पद मतलब कह रहे बगोली साहब को भी अंधेरे में रखा गया, जो गृह सचिव हैं शैलेश बगोली, उनको भी अंधेरे में रखा गया क्या? सर, हाँ। अब ये तो आम जनता जान रही हो क्या रहा है। हाँ, पॉइंट क्या है, बगोली साहब अंधेरे में हैं या उनको रखा जा रहा है या क्या चीज़ें हैं, ये तो जांच के बाद आएगा। अब जांच के लिए इन्होंने आज बोला, प्रेशर बहुत हो गया ना। 13 जिलों में हजारों युवा सड़कों पर आ चुके हैं। कोई ऐसा शहर नहीं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं हमारे पास, पर उनमें भी जहाँ जहाँ भी थोड़ा स्पेस है तो हर जगह विरोध हुआ है। आज युवा सड़कों पे है। एक जगह तो भूख हड़ताल पे हल्द्वानी में बैठ गए, कल भी युवा और होंगे। अल्मोड़ा, विकास नगर, सब 2-2.5 हजार युवा तो आज यहीं परेड ग्राउंड में बैठे हुए थे। परेड ग्राउंड भी कहाँ खुला हुआ है, वो आम जनता के लिए नहीं है अब, है ना। वो घास फूस लगा दी है उसमें करोड़ों की। अब उसमें रावण फूकेगा, फिर वो घास जलेगी। तो ये जलाएंगे कमाएंगे, जलाएंगे कमाएंगे, यही करते आ रहे हैं ये। पर ये जो हजारों बच्चे अब आगे ना, इनको बरगलाने के लिए धामी जी ने एक तीर चला। तीर क्या चलाया कि हमने SIT गठित कर दी है अभी कुछ घंटे पहले। हाँ हाँ, तमाम। अच्छा, उसमें बुलाया किसको? कोचिंग सेंटर के तमाम इंस्टीट्यूट ओनर्स, संचालकों को, सबको बुलाया। हाँ। उसमें क्यों बुलाया गया उनको? उनको बताया गया होगा, जो मुझे लग रहा है ऑफ द रिकॉर्ड्स होगा, क्योंकि शायद अभी तक ये पता नहीं चला, पर थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा तो पता करूँगा। मुझे जो लग रहा है वो इसलिए बुलाया गया ताकि उनको भाई थोड़ा धमकाया जाए, डराया जाए कि अपने यहाँ के विद्यार्थियों को मत भेजो या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चों को वहाँ मत भेजो। हमने तो कोई लीक नहीं किया, देखो हम SIT जांच करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? रिटायर्ड जज से, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से। आप क्या चाह रहे थे आप लोग? CBI ओनली थिंग। अगर देखो ये मामला जो मुझे लग रहा है ना, ये सर ऐसा नहीं है। मैं अभी एक और बड़ा क्लू दूंगा तो आप भी समझेंगे कि क्या है। पता नहीं आपने वो कॉल सुनी या नहीं सुनी, जो सुमन मैडम जो ये टीचर थी, जिनको एसोसिएट प्रोफेसर थी वो, हाँ, जिनको लीड लेकर
पुलिस के पास वो लीड हमने मतलब इनको दी थी हरिद्वार में। दो चीज़ें हैं बहुत। हरिद्वार में पेपर लीक हुआ, ये इन्होंने भी माना। हरिद्वार में ही एसओजी बनी, वो भी इन्होंने माना। ठीक है। हरिद्वार में ही एसओजी को खुद हम साक्ष्य देकर आए, ये भी ठीक है। वो महिला ऋषिकेश थी तो उसको पकड़ के एसओजी को ऋषिकेश से यहाँ लाना चाहिए था। पहले तो वो तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र थी जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है लीक की। आपने चाहिए था, जो हमने बोला कि उनकी गोपनीयता होनी चाहिए, जनता के सामने ना रखें, ना ही उनका नाम सार्वजनिक करें, क्योंकि हो सकता है उनको लाइफ थ्रेट हो। भाई ये एक बड़ा डेलीगेशन है या ये बड़ा एक तंत्र है जो ये करवा रहा है पेपर लीक। लेकिन प्रशासन क्या करता है, उनको पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाता है रात को 11 बजे, और सुनने में आया है कि उन पर अब FIR कर दी गई। देखिए ये कहा गया, मैंने जब यूपी ट्रिपल से गया, मैंने इंटरव्यू लिया वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि भाई वो तो पेपर सॉल्व करके भेजे थे उससे आंसर, और जो खालिद है जो सारा कनेक्शन निकल के आया और खालिद को पकड़ भी लिया गया है, तो बोलो जो भी तार है पता चल जाएगा। और जो जैमर क्यों काम नहीं कर रहे थे, क्या काम नहीं कर रहे थे, उसकी जांच उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो तो बोल देना ना 18 कमरों में से 13, ये जो कॉलेज है ना जिसमें 18 कमरे 13 में जैमर नहीं, या कुछ 15 जिसमें जैमर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं जिनका कंफर्म आप इस दावे से कह रहे हैं? अरे ये सब जगह है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मैं इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ आपको, बट ये हर जगह है ना। तो समझिएगा इसके बारे में, अभी आप देखिएगा और जनता जानती है सब। और आप ये जो कह रहे हैं, जो लाया गया, जो कॉलेज से लाया गया, ये कॉलेज जो है ये भी किसी भाजपा नेता का आप कह रहे हैं? हाँ जी, ये बच्चे भी भाजपा के नेता के यहाँ से लाएंगे, ब्लॉक प्रमुख है वो तो बच्चों ने भी बोला। लास्ट में मैंने वो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनसे मैं ही पूछ रहा हूँ बच्चों से, जो वीडियो आप दिखा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे ओनर का क्या नाम है? उन्होंने बोला ना हर्ष पूरा नाम क्या था? हर्ष पाल कुछ था, हर्ष सिंह पाल ऐसे कुछ। तो ये बंदा अभी ब्लॉक प्रमुख है बीजेपी से, भाजपा से। तो ये क्या बचाने तो क्या ये सरकार को खुश करने के लिए लोग करते हैं और काम बिगाड़? खुश करने हो सकता है उसके खुद के अभ्यर्थी हों जिनको वो फायदा पहुंचाना चाह रहा है, जिसके तार कहीं ना कहीं धामी जी से जुड़े हुए हों। ये तो जांच का विषय है, और जांच क्या ऐसे हो जाएगी? सोचो जो इन्होंने अब तक इन्वेस्टिगेशन किया, आज वो बोल रहे हैं हमने खालिद को पकड़ा है। मैं बोल रहा हूँ पहले तो इनकी वो कहानी देखो, खालिद वाली कहानी में ये कहते हैं कि खालिद ने फ़ोन लेके गया था, दीवार लांग के उसने बाथरूम में से छुपा दिया। बाथरूम से छुपाने के बाद जब वो पेपर देने आया तो 11:30 पे वो बाथरूम गया, और वहाँ से उसने 11:35 पे फोटो भेजा। पहले वो यहाँ जुराब में फ़ोन डाल के, वो कह रहे हैं कि 1 to 1 का मामला है तो पेपर लीक नहीं कहा जाता, पेपर लीक का मतलब तो मास में जब चले जाए, कह रहे हैं तो 1 to 1 वाला बेनिफिट वाला मामला है। लीजिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इनका कहना है जुराब में फ़ोन लेकर आया, बाद में उसने फ़ोटो भेजा और बाहर भेजा, और जो भी हुआ ये प्रोसेस। एक नंबर 1, मेरे को तो डाउट है कि खालिद पेपर दे भी रहा था या नहीं। अच्छा, ये भी डाउट है आपको? खालिद पेपर दे रहा था, ये कैसे प्रूफ होगा? खालिद का एडमिट कार्ड चाहिए, क्या SIT वो एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएगी? आई डाउट ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि जो महिला ने हमारे सामने IPS चौधरी जो कि SOG में बैठे हुए थे हरिद्वार, उनके सामने जब बात कर रहे थे, उनका कहना था कि ये लड़का जो खालिद है ये तब नगर निगम में एज PWD के साथ काम करता था। ये नगर निगम में थी महिला और ये PWD में कार्यरत था। अच्छा, अब ये PWD में किस पद पे था, क्या था? जो टीचर हैं, जो टीचर हैं, टीचर ने बताया था कि ये खालिद है आदमी, इंजीनियर खालिद है उनके फ़ोन पे भी अभी सेव। तो वो इंजीनियर खालिद इसलिए होगा क्योंकि वो PWD में था, तो ये नगर निगम में थी, ये PWD का कुछ काम पड़ता रहता वो, तो ऐसा था। 2016-17 में 7 काम करते थे, 17 से लेके आज 24-25, तो ये देखिए इतने वर्षों से ये टच में रहे होंगे, हल्की फुल्की बात हो। तो इस लड़के ने, खालिद ने इसको बोला था कि क्योंकि आप अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो प्रॉब्ली आपको नॉलेज ज़्यादा है, तो मेरी बहन के कुछ पेपर हैं वो आपको फ़ोन करेगी अपने पेपर के लिए, ठीक हो गया? वो लड़की फ़ोन, अब ये जब इसने यहाँ से पेपर भेजे इसको बाहर, वो लड़की ने इसको फ़ोन भी किया हुआ। वो मुझे अभी भी डाउट है कि वो खालिद था जिसने पेपर भेजे। पेपर भेजे, वहाँ से आंसर अंदर आए होंगे क्योंकि उसने तो भेज दिए थे। उनका कहना है कि फ़ोन उसने बंद कर दिया था। बस ये इनकी जांच है। मुझे समझाए कोई इन्विजिलेटर क्या कर रहे थे। चले आपका जैमर नहीं काम कर रहा था तो उस रूम में CCTV कैमरा थे या नहीं, क्योंकि ये भी तो काम इन्हीं का, सूचना विभाग वालों का। एक स्कूल है यहाँ पर
हरबटपुर में कहीं, तो उन्होंने भी बोला है कि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा थे, उनके आरोप ये था कि उनके सीसीटीवी कैमरा पे काली पन्नी लगाई गई, जानबूझ के कह रहे हैं? लगाई गई थी। नहीं, जानबूझ कर ही होता है सीसीटीवी कैमरे में जब काली पट्टी। सीसीटीवी क्यों? तो मतलब क्या सीसीटीवी कैमरे का फिर? बिल्कुल, है ना। तो वो बोलते हैं कि ये बच्चों की आंखों पे रोशनी न पड़े इसलिए हमने वो काली पन्नी लगाई थी। अच्छा, ये भी आंसर है। कितनी बड़ी धांधली है ये, बहुत असंभव है जानना। अब हो क्या रखा है, इसमें मोटे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से फ्रॉडरी करके या किस तरह से उन्होंने पैसे पहुंचाए हैं। आज धामी जी की मुश्किल क्या है, केंद्र से तलवार लटकी पड़ी है कि आपका भाई यहाँ पेपर लीक हो गया और आपकी नौकरी जा सकती है। नौकरी तो कर रहे हैं वो, पैसे कमा के केंद्र भेज रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनका पद चला जाए, ठीक है, सज़ा भी हो जाए। पर उससे बड़ी सज़ा क्या है कि जो लोग हैं बाहर जिनसे वो पैसे लिए गए होंगे 15-15 लाख रुपए, वो पता नहीं कितने हैं। 15-15 लाख आप रेट में बता रहे हैं? वो तो आपने सुना नहीं, आपने शायद ये जाना नहीं। आप इसमें एक ऑडियो लीक नहीं, चर्चा चल रही है। हाँ, एक ऑडियो आया था पहले बाहर, जिसमें कि जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवा हैं उन्होंने फ़ोन किया था एक पैडलरी में कहूँगा उसको, पंकज गौड़ जो चर्चा जी, वो कॉल आपने अगर सुनी होगी तो उसमें बोला गया है कि भैया पहले रेट 12 लाख था, जब से ये, अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, जब से ये नकल रोधी कानून बना है अब रेट 15 लाख हो गया, 3 लाख बढ़ गया। तो यानी कि ये नकल रोधी कानून बनाया इसलिए गया था, 3 लाख से नहीं, ये इसलिए बनाया गया था ताकि रेट बढ़ सके। अच्छा, ठीक हो गया। अब 15 लाख के जितने भी युवाओं से पैसे लिए गए होंगे, अगर ये पेपर कैंसिल करते हैं धामी जी या इनके जो शागिर्द हैं वो पैसे तो दे नहीं पाएंगे उतना वापस, वो ठिकाने लगा दिया होगा, पता नहीं कहाँ बट गया होगा। तो वो लोग क्या होंगे, जैसे कोई ABC है या जो आपके ऑफिस में जैसे वो 4 लोग हैं, एक का नाम राहुल है, कोई नाम मोहित है, या कोई सुमन है, या कोई और भी नाम, तो रोहित भी आएगा आपके पास, भैया नौकरी नहीं हुई, चलो 15 लाख रुपए दो। ऐसे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। आप 1-2 को तो शायद दे भी दो, पर सबको नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे क्योंकि आपने वो पैसा खर्च कर दिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो जो बंदा है जो पैसे लेने आएगा, अगर वो आपसे नहीं मिलेगा, वो अगले दिन मीडिया में जाएगा कि भैया मेरे 15 लाख रुपए मार दिए। ठीक है। और जब कैंसिल होगा तो हम इसीलिए बोले कि कैंसिलेशन के साथ CBI बहुत ज़रूरी है। CBI की अगर तार खुलेंगी तो पता नहीं कितने, तो ये नकल माफिया छोड़ो, इनके बड़े बड़े नेता छोड़ो, नेताओं की वाइफ तक इसमें संलिप्त पाई जाएंगी। और तब उस डर की वजह से ना तो आज धामी जी निगल पा रहे हैं और ना ही थूक पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो ये सरकारी जो जुमला पहनाने का आज प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी तरह एक फेल सिस्टम है। आज जनता समझ चुकी है इस बातों को, और इसीलिए जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ना आज, वो उसको बस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा जो ले में आज हुआ, इट इज़ हार्श बट रियलिटी, इट इज़ रियलिटी। भाजपा का दफ्तर फूंक दिया गया कह रहे हैं। बिल्कुल रियलिटी है वो, ये हुआ है जनता के बीच, जनता के अंदर आज वो आक्रोश है। मैंने कई युवाओं को कहते सुना है कि भाई साहब कुछ भी हो, या तो हमें नेपाल जैसा करना होगा। हम ऑलवेज सजेस्टिंग देम कि ये आप जो सोच रहे हो यही गलत है, पर आज वो उसका दिल टूटा हुआ है। उसको पता है कि मेरे हक हकूक मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ रात में गद्दे लगा कर सो रहे हैं, और नेताओं के बच्चे उसी सड़क से बुट 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 करके बाइकें, परसों रात को देख रहा था मैं 1:30-2 बजे, इतनी बाइकें चल रही हैं वहाँ। ये इन्हीं के तो संरक्षण में होंगे, कोई ठेकेदार का होगा, कोई नेता का होगा, कोई किसी का बेटा होगा, और जिनकी आपने नौकरी छीन ली वो बेचारे गद्दों पर बिस्तर लगा के सो रहे हैं मच्छर खाते हुए। क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, सोचना तो होगा ना। तो इसलिए जो आज आप बोल रहे हो ना सरकार, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ये सरकारी तंत्र बड़ा फेलियर है, एंड दे रियली नीड टू इन्वेस्टिगेट दिस, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये खुद का, मैं आपको बोलूँगा कि यार आप अपनी जांच करो। कैसे करोगे आप? तो अपनी जांच खुद को ही लेके और जमाने को बोलो हमने जांच बिठा दी। ये कोई नया नहीं है ऐसा, यहाँ पर बहुत सारे केसेस में ऐसा हो। PWD में जो भी कहीं और है, मैं नाम नहीं अभी लूँगा, और एक अधिकारी समझिएगा उनकी जांच में खुद जांच अधिकारी खुद अपना अधिकारी, तो ये हाल चल रहा है यहाँ। तो ये निठल्ला प्रदेश हो चुका है। आप कह रहे कप्तान की जांच कोतवाल को दे दी जाए, एक तरह से यही कहना चाह रहे हैं? कप्तान की जांच कप्तान स्वयं करे, खुद ही करे। हाँ, छोड़ो कोतवाल भी, छोड़ो क्या पता कोतवाल क्या पता डेयरिंग हो कर दे, कप्तान की जांच कप्तान को ही। अच्छा, ऐसा सीन।
कैसे आप यकीन करेंगे कि रिटायर्ड जज इन्फ्लुएंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि हमने देखा है किरण नेगी के प्रकरण में जो जज थे उन्होंने बाद में राज्यसभा टिकट मिल गया था उनको। तो क्या है ये? कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि हम यहाँ देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि देखिए सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, समझिएगा इस बात को, आम दर्शक शायद समझ पाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं वो थे सुखबीर सिंह संधू साहब, सुखबीर सिंह साहब सबसे। वो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, इस टाइम चीफ सेक्रेटरी थे उत्तराखंड में। उसके बाद राधा रतूड़ी जी आती हैं, सवाल नहीं उठ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें तो होती ही हैं। बहुत बढ़िया काम किया राधा रतूड़ी जी की छवि बहुत अच्छी छवि मानी गई, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन राधा रतूड़ी जी जब चीफ जस्टिस से उनका सेवा विस्तार भी दिया गया और जब वो रही यहाँ पे मुख्य ब्यूरोक्रेसी की सर्वा रही यहाँ पे, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है कहाँ होती है? देखो जो ये तमाम लोग कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है ना। हो क्या रहा है आज आरटीआई सूचना का अधिकार में उनको सर, आरटीआई तो आधी से ज़्यादा इन्होंने देनी बंद कर दिया। देखो आज ये प्रदेश में जिसकी लाठी उसका भैंस का सिस्टम हो रखा है। हमारे प्रदेश में युवाओं को, मैं गाँव में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैंने बात इसलिए उठाई क्योंकि आपने कहा रिटायर्ड जज, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है जो अधिकारी रिटायर होने वाले होते हैं वो फिर सेटिंग गेटिंग में मैं क्या करता हूँ ज़्यादा, मैं कभी किसी पे आरोप डायरेक्टिंग लगाता, मैं थोड़ा जनता को भी मौका देता हूँ वो सोचे इस बारे में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो होती बिल्कुल होगी, आरोप किसी पे नहीं है, हाँ सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। बिल्कुल। अगर किसी नेता के बच्चे चाहे अमित शाह के बेटे हैं, बेशक वो काबिल हों क्या हो, लेकिन अगर वो आईसीसी के सर्वे सर्वा हैं, बीसीसीआई के सर्वे सर्वा रहे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है कि पिताजी गृह मंत्री है तो इसलिए बेटा हो गया होगा, चाहे बेटा काबिल भी हो एक बार के लिए। मैं कह रहा हूं कैसे काबिल है वो? मैं एक सवाल उठा नहीं मैं मतलब आप एग्जाम्पल थोड़ा वैसा सेट करके बोले कि यार हाँ कि अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है, थोड़ा बहुत एक्टिंग करता है, एक दो फिल्मों में अच्छी है, वो मैं मान सकता हूँ। हाँ, अमित शाह का बेटा अच्छा क्रिकेटर कैसे हो सकता है? प्रशासक, व्हाटएवर, डज ही रियली नो कि खेलना कैसा है क्या है? मतलब तो हो यही रहा है, आप कह रहे हो आज हमारे देश का, चलो मैं देश पे भी नहीं जा रहा, हमारे प्रदेश में यार आज इन बच्चों को आप समझो, एक मैम कल वहाँ पर थी, उनका कहना था कि बच्चे हमारे यहाँ ट्यूशन्स जो आते हैं ना कोचिंग में, और वही मैंने देखा आपने, मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे जब वो बोल रही थी मेरे आंसू भराए। क्या बोल रही थी? वो कहते कि बच्चे जब सर्दियों में होते हैं ना वो चप्पल में आते हैं। वो मैम को दर्द होता होगा मेरा बच्चा ये चप्पल में है, सारे चप्पल में। वो चप्पल में इसलिए है क्योंकि उनके पास या तो शूज़ फट चुके हैं या वो घर वालों को बर्डन नहीं दे सकते एक्स्ट्रा कि 200-400 का मुझे जूता दिला। उसके बाद वो अपनी माँ को कैसे फ़ोन करता होगा कि माँ पेपर कैंसिल हो गया। सोचिए, वो माँ जो एक कच्चे मकान में रहती है, वो माँ जो अपने बस आंगन भर में देखती है और दिन भर सुबह 5-6 बजे उठ के घास लाना, गाय को देना, गायें पाल रखी होंगी उन्होंने, वो दूध निकालती हैं, वो घी निकालती हैं, 2-4 रुपये उससे आमदनी होती है, बचता है 2-4 हज़ार रुपये, अपने बच्चे को यहाँ देहरादून में भेजती है कि मेरे बेटा सक्सेसफुल हो जाए तो मेरी पीड़ा कट जाएगी। समझ रहे हो क्या दर्द है वो? ये कोई नेता का बेटा इस दर्द को कभी समझ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल सवाल भी यही है। हमने देखा जब पिछले दिनों दिल्ली में जब पानी जब भर गया, वो राजेंद्र नगर वाला कोचिंग कांड, जो पटेल नगर वाला, पता होगा आपको, किस तरह बेसमेंट में चल रही थी कोचिंग्स, और बेसमेंट में वो 3 बच्चे जो हैं वो डूब गए। उसके बाद कहीं ना कहीं बात आई यहाँ पे देहरादून की, तो करनपुर जो है, मैं आपको बता दूँ, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर कोचिंग मंडी कहा जाता है, वैसे ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करनपुर एक इलाका है जहाँ पे कोचिंग्स की भरमार है, तमाम कोचिंग्स हैं, और वहाँ पर रेंट ऐसे ले रहे हैं लोग, इतने इस तरह से बच्चे वहाँ रह रहे हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो एक बार आप भी सोचेंगे, आंखों पे आंसू आ जाएंगे आपके, कि बच्चे वहाँ रहते कैसे, रह कैसे रहे हैं वहाँ पे। और दोस्त पता है क्या है सर, ये तो एक कहानी है जो हम सबको, मतलब मैंने बोला ना, मैं केवल बातें डाल देता हूँ कि ये वाकई हमें सोचना चाहिए, पर इसमें एक कंडीशन, जो बच्चा यहाँ है ना जी, वो एक जीन्स तो पहनता है, चाहे वो शर्म में कहीं से 500 रुपये लेके करे, या उसका कोई मित्र जो थोड़ा अमीर है उसकी पुरानी लेके पहन ले, या एक अच्छी टी शर्ट पहन ले, लेकिन वाकई जूते, चप्पल, पेंसिल, पेन अपने लिए
उसको आफत आ जाती है जब कोई बोलता है कि भाई मेरी बुक ले तो जा रहा है तो वापस दे देना, तो वो सोचता है कि यार मैं फ़ोटो कॉपी भी कैसे कराऊं, तो वो रात को लिख लिख के पढ़ के वो नोट्स बनाता है ताकि कल इसको वापस जब मैं किताब दे दूंगा तो मेरे पास भी कुछ पढ़ने के लिए हो। ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आउट देयर, और इनके साथ आज जो हो रहा है ना ये बड़ा बुरा हो रहा है। कल वो पुलिस कर्मी वहाँ पे था, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मेरे को बाद में लड़के बोल रहे थे कि आपको ऐसा नहीं लड़ना चाहिए, मैंने कहा नहीं, मेरा तो मन था कि मैं अगर शायद कहीं से कुछ डंडा होता तो आई वुड हैव पनिश्ड देम देन एंड देयर, क्योंकि हमारे युवाओं का एक भरोसा है। आज मैं एज ए मीडिया पर्सनल भी जब था ना, 7-8 साल सर मीडिया में काम किया, जर्नलिज्म ऐसा किया, मैंने अल्मोड़ा का सबसे गरीब गांव भी दिखाया। मैं उस घर में गया हूं जिस घर में एक बच्चे ने बाघ के मुंह में से हाथ डाल के अपनी माँ का जान बचाई थी। वो रामनगर का है। मैं बेताल घाट के एक ऐसे गांव में गया हूं जहां बच्चे आज भी नदी तैर कर जाते हैं। मैं सरबडियार के ऐसे गांव में गया हूं जहां बच्चे या पूरे परिवार 12 किलोमीटर पैदल जाते हैं डेली अपने गांव जाने के लिए, आदिवासी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ 6 किलोमीटर रोड बनी। बेताल घाट में जब उस गांव में गया तो वहाँ पुल, सड़क का तो नहीं बना लेकिन पैदल एक पुल बना, तमाम चीज़ें हुई। अभी मैंने एक वीडियो पीछे किया था, वो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे, हम मुनस्यारी जा रहे थे तो वहाँ कुछ बच्चे स्कूल में वो ट्रॉली पर जा रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हमारा 25 साल बाद। मैं इंजीनियर हूँ सर, हमारे टाइम में टचवुड है ये कि स्कूलिंग ठीक थी, व्यवस्थाएं, टीचर्स थे पूरे, मतलब हमें कभी भी, हाँ 11th-12th में हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों के प्रोफेसर एज ए लेक्चरर हमारे स्कूल से वो ट्रांसफ़र हो गए थे, पर तब भी पेरेंट्स जो होते हैं एसोसिएशन, उन्होंने व्यवस्था की थी, तो वो अलग से 2 टीचर हमें केमिस्ट्री और मैथ्स के मिले थे, पर वो हमेशा रहे। तब स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक थी, उसके बाद ही हम जाके कुछ कर पाए, हमने जो चीज़ें की। तो आज जो हो रहा है ना सर, आज बहुत अलग है। स्कूलों की हाल, स्कूलों में दर्द बहुत है। आप किसी प्रधानाचार्य से मिलने जाओगे ना सर, उनके पास 4th क्लास में बंदा नहीं है कि वो आपको चाय पानी पूछें, दे डोंट हैव इट, क्योंकि नियुक्तियाँ नहीं हो रही। अब वहाँ आधे बच्चे हमारे गेस्ट टीचर वाले रखे हुए हैं। ये गेस्ट टीचर वाले बच्चों को पता नहीं उनका भविष्य क्या है, क्योंकि इधर LT वाले जो 1371 जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, वो 1371 बच्चे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही। इनको नियुक्ति मिलेगी ना, ये 1371 को, मतलब एक एग्जाम तो लो, ये 1371 को नियुक्ति मिलेगी, ये गेस्ट टीचर वालों को रिप्लेस किया जाएगा। एक को नौकरी, एक को बेरोजगार, एक को बेरोजगार। अच्छा, ये गेस्ट टीचर वाले जो बच्चे हैं, ये 10-10, 12-12 साल से, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से तो ऑलमोस्ट ऊपर ही। जो बच्चा तब 32 साल का था, ही कुड हैव एक्चुअली गॉट इनटू सम अदर एग्जाम्स और कुछ करता हो, वो आज 40-42 का हो गया, किसी कोड़ी काम करनी, मतलब जिनको गढ़वाल बोल कोई कोड़ी काम होने रहे, तो आप उसको धक्का मारना इतना आसान समझ लो। ये 1371 बच्चे ये हर दिन सड़क पे धरना दे रहे हैं, इनकी नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 4-5 महीने से लगातार धरना दे रहे हो। ये शिक्षक समझिए, एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण है। और अभी कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अरे जाओ, ये और अवार्ड दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है, ढकोसला है इस पूरी सरकार का। आज हमारे प्रदेश में जितनी भी चीजें हैं ना, ये स्वास्थ्य से लेके, परसों हमारे यहाँ, अब मुझे बड़ा वो होता है, एक मातृशक्ति थी, वो जंगल को जा रही थी, तो उनको बाघ ने काटा, ठीक है, बाघ ने हमला किया उस पर। अनफॉर्चुनेटली अब मैं क्या बोलूँ, मतलब हैं तो वो भी पहाड़ से ही, पर दर्द देखो ना। वो कहते हैं कि जब अब आप जब बाहर निकलते हो, ये वन विभाग के अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि जब आप बाहर जाओगे तो ब्लूटूथ फ़ोन लो और उससे गाना बजाते हुए चलो। वो जब आप निकलोगे सीटियाँ मारते हुए चलो, या घर के मर्दों को साथ लेकर चलो। ये सोल्यूशन है। मोर ओवर, अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो यू डोंट हैव गुड रोड्स जहाँ से कि संभल कर हम एक पेशेंट को लेके जाएं। एक गर्भवती महिला है, सोचो उसको कितना पेन होता होगा वाइल शी इज ट्रैवलिंग, और यहाँ पे होता है तो पहाड़ों के तो हाल ही बुरे। एंड देन शी रशेस टू एक नज़दीक के हॉस्पिटल में वो ले जाते हैं। एक नज़दीक के हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उसको पहले तो बेड नहीं मिलता, फिर उसको चीज़ें नहीं मिलती,
फिर उसको बोलता है रेफ़र कर दो। अभी पिलखी में हुआ ना, हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ होता आप कह रहे हो शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे आज भी मुद्दा यही है। परसों मेरे गांव के बड़ा सवाल है, देखिए। अरे सर मुद्दे कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा। अब आपने पूछ ही लिया ना, लेट मी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। जी। परसों एक चाचा जी हमारे गांव में बीमार होते हैं, नीचे गांव के गुप्तकाशी वाले हॉस्पिटल में वो दिखाते हैं, वहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिलती, तो एक वहाँ पे प्राइवेट भी है, तो उसमें गए। वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया श्रीनगर बेस हॉस्पिटल। 3 दिन 4 दिन वो वहाँ रहे। उन्होंने भी भाई साहब लास्ट में पेपर बनाया, उनको बोल दिया कि भाई साहब यहाँ नहीं हो सकता, आगे रेफ़र करो। आगे रेफ़र कहाँ करो जी? ऋषिकेश ले जाओ एम्स के लिए। 108 को मैंने फ़ोन किया, वो पहले टू टू हो रहा था कि इतनी दूर ये वो, तो हाँ उनको जब लगा कि त्रिभुवन चौहान, मतलब त्रिभुवन चौहान कितनों को फ़ोन करेगा, वैसा भी है एक मेरे को दिल में। एम्स पहुँचे साहब, वो एम्स में बेड नहीं मिला उनको। आई ट्राई टू कॉल द PRO में, PRO अक्सर मतलब हर दूसरे दिन मेरे पास एम्स के लिए कोई ना कोई बेड के लिए कॉल रहता है। एक सेकंड, कैन आई टेक द कॉल? नहीं, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, हम सॉरी भाई, मैं अभी एक उसमें लाइव चल रहा है, लाइव में, तो समझिएगा वो एम्स में उनको बेड नहीं मिला। एम्स से फिर मैंने एक और 108 के लिए उनको बोला कि आप एक काम करो, देहरादून आ जाओ। दादा चलती एम्बुलेंस में एक पेशेंट और उसमें आग लग गई। ये भी हुआ है, अभी हुआ ये तो। उसमें मेरे चाचा जी थे सर। क्या बात है? और 2 मैं उन्हीं की तो कहानी बता रहा हूँ। मेरे गांव से ये आए, ऐसे ये हुआ, और वो ट्रांसफर को एम्बुलेंस, उसी एम्बुलेंस में आग लग गई। वो तो लॉक खुल गया उसका, वो 2 बच्चे थे, उन्होंने फटाफट बाहर निकाला और पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही थी गाँव की, तब उसमें शिफ्ट करके तब लेके आया हॉस्पिटल। ये तीसरे दशक का उत्तराखंड है। 2025 विश्व गुरु बेस्ट उत्तराखंड यहाँ हैं हम। ये मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ। हर दिन हर चीज़ पे बोलता हूँ मैं। जब मैं कुछ बोलता ना, ये बोलते हैं राजनीति कर रहा है, मैं बोलता हूँ हाँ अच्छा है ये राजनीति। छेना गार्ड में सर 10 दिन तक 9 करिए ना शिक्षा स्वास्थ्य में, कहता हूँ खुलकर कहता हूँ सरकारों से, अगर शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतरी के लिए अगर आप राजनीति करते हैं तो स्वागत है ऐसी राजनीति में, लेकिन बांटो और शासन करो के दम पर अगर आप राजनीति करते हैं तो किसी भी पार्टी, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी व्यक्ति को स्वीकार जनता को नहीं करना चाहिए। आप समझो, जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, बांटने की नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ सर, आपदा सब जगह आई, त्रासदी हुई है उत्तराखंड में, अब की बार बहुत बुरा हुआ। छेनागढ़ में जो आपदा आई, दराली की आपदा के बाद आई थी। दराली की आपदा में हमने देखा NDRF SDRF, वो पता क्यों हुआ जी? दराली की आपदा, या मैं बोलूँगा ये माँ गंगा का एक बस आशीर्वाद था कि सामने मुकबा गांव से दिख रहा था क्या हुआ, और उसका वीडियो बना। जब वो वीडियो बना लाइव, सबने देखा कि आदमी बह रहे हैं, देन वी फेल्ट आउट कि हाँ ये आपदा हुई है। अदरवाइज ये प्रशासन सरकार निकम्मी हमारी बोल देती कुछ नहीं हुआ है, फिर 2-4 मकान पे पूरा का पूरा तबाह हो गया दराली। केवल वीडियो बाहर आया इसलिए। ऐसा ही इंसिडेंट छेनागढ़ में हुआ है सर, छेनागढ़ का वीडियो नहीं कोई बना। शासन प्रशासन सरकार, वहाँ के विधायक, सब ने कुछ नहीं किया। 10 दिन तक वहाँ मैनुअल डिगिंग के नाम पे 6 SDRF के लोग आते थे, 11 बजे 12-1 बजे वो चले जाते, खाना पूर्ति। मैं अपने SDRF NDRF के जवानों पे नहीं डाउट कर रहा हूँ, बिकॉज दे वर नॉट ऑर्डर्ड टू डू सो। फिर जब 6-7 दिन हो गए, तो मैंने फिर 7-8 दिन हो गए थे शायद, तब मैंने बोला कि मैंने कहा अगर 48 घंटे में आप लोग ये शुरू नहीं करते हैं तो त्रिभुवन चौहान खुद गैती फावड़ा लेके आएगा, और यहाँ डिगिंग करा। और उसके बाद भी वो एक दिन थोड़ा सा हुए तेज, फिर जिस दिन हम गए उस दिन तब उन्होंने पूरा सा थोड़ा सा कर, तो मतलब, और तकरीबन गांव आसपास के गांवों के सभी लोग आए, बड़ा हुजूम, सब लोग गैती फावड़ा लेके पहुँचे। आज के डेट में शायद हमें ऐसा करना चाहिए। वहाँ इतने नंबर ऑफ गांव हैं ना, जो मैं आपको गिना दूँ 20-25 गांव ऐसे जो बहुत बुरे हाल से इफेक्टेड हैं। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, वहाँ 2 विधायक लगते हैं, केदारनाथ विधायक और रुद्रप्रयाग विधायक। मैं दोनों से बोल रहा हूँ कि भैया इसको तहसील को, पूरी जो बसुकीदार तहसील है, इसको आपदा में घोषित करवाते तो शायद जो मद है वो बढ़ता, यानी कि जो वित्तीय सहायता है वो बढ़ती, लोगों को आर्थिक सहायता ज़्यादा पहुँचती। जो स्कूल्स हैं, रास्ते हैं, जो खेत हैं, लोगों को खराब होकर डैमेजेस घर पे हो रखे, किसी के लोग जा रखे हैं, उनको थोड़ा अच्छा मिलता कुछ। गेटिंग बैक टू दिस ऑल, जो हम बात कर रहे थे सरकारी व्यवस्था सर, तो ये सरकार आज केवल मैनिपुलेशन पे चल रही है। ये केवल मैनिपुलेट करना चाह रही है लोगों को भी, इन बच्चों को भी, जो हमारे वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जो अभी घर पे भी बैठे हुए हैं, कि हमने ऐसा शेड्यूल। मेरा एक बड़ा सवाल रहेगा आपसे त्रिभुवन भाई, क्या लगता है जो हम सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, 25 साल हो गए, आगामी 9 नवंबर को हम
रजत जयंती समारोह भी मना रहे होंगे। हम नहीं मना रहे होंगे साहब, गलत फिर बोल रहे हैं आप। ये मैं बता रहा हूँ ना ना ना, हम बीइंग उत्तराखंडी वी वुड हैव दैट पेन इन आवर हार्ट दैट वी ऑलमोस्ट डन, लाइक हम 25 साल के हो गए बट रेडी वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारा पेन होगा। एक क्या है ये जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना सर, तुम देखना धामी जी का क्या कार्यक्रम होता है उस दिन, अगर वो मुख्यमंत्री रहे तब तक तो क्या मतलब है? हम रहने नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। प्रदेश को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाला व्यक्ति है धामी। अगर ऐसा हुआ तो देखना ये अपने सारे भयंकर, ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या हो गया, और बड़े से स्टेज कहा तो ये जा रहा है कि सब तो युवा है। कौन है युवा? पुष्कर सिंह धामी। एक युवा ऐसा देख सकता है? नहीं, और दूसरा बीजेपी के अंदर रिकॉर्ड बनाया। अगर ऐसा ही होता, बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रही है साहब। पहले के लोग चोर नहीं थे, इतने थे पर इतने चोर। मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये युवा जो इतना लंबे समय धामी ये कहते हैं कि मुझे तो कई बार हटाने की चर्चाएं चल गई, हमेशा चर्चाएं चलती रहती है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो रिकॉर्ड बना दिया। त्रिवेंद्र रावत जी का जो रिकॉर्ड था सबसे लंबा समय बतौर मुख्यमंत्री, वो भी क्रॉस कर दिया। अब केवल एनडी तिवारी जो कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा जाना बाकी है। सर तुगलक तो ऐसा कैसे? तुगलक सुना है आपने? तुगलक एक था, तुगलक है ना, तो उसके भी कुछ फरमान होते थे, उसको हमेशा लगता था आई एम द बेस्ट वाला फीलिंग था उसका, और राज्य में आज वैसे ही हमारे यहाँ हो रहा है। केवल हैंडसम की मुख्यमंत्री धामी हैंडसम है, उसके लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए इस व्यक्ति ने। 600 करोड़ का बजट है मीडिया को प्रलोभन देने का। नहीं तो सोचिएगा, हम वहाँ लाइव एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि ये कॉलेज के कौन से बच्चे हैं, और अमर उजाला उसको छाप रहा है कि हम लड़के आ रहे हैं वहाँ से। अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये तो जर्नलिस्ट की भी हत्या है। जर्नलिस्ट ऐसा नहीं होता सर, हमने किया है। दो आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, मतलब जर्नलिस्ट नाउ एज अ प्रोफेशन, बट हमने देखा है और लड़ा है, यही तो जिया है, बहुत बारीकियों से समझा है, क्योंकि कोई कोर्स नहीं किया था। मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सर, मैंने वो चीज़ें समझी हैं जो धरातल पे हो रही है। अब दर्द को महसूस किया, दर्द को महसूस करके तभी तो आवाज़ बन पाई जो जनता आज प्यार करती है। ये दर्द की जब बात होती है तो हम देखते हैं, एजुकेशन की बात आ रहा हूँ मैं, जो सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, वो कभी फिनलैंड का दौरा करते हैं, कभी जर्मनी का, कभी ऑस्ट्रेलिया का अलग देशों का दौरा करते हैं, ये बताने के लिए कि भाई वहाँ से मैं सीख रहा हूँ, देशों में जा रहा हूँ, वहाँ पे किस तरह का मॉडल चल रहा है, सरकार किस तरह का काम चल रही है, ताकि उत्तराखंड में हो। और देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होती है, नई शिक्षा नीति लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। मेरे पास वो डेटा नहीं है, मोटा मोटा ही मुझे ऐसे मेरा सवाल ले लेता हूँ। पहले अपना सवाल ये है, क्या ये भी कारण लगते हैं कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि हम सवाल मेरा जनता से भी, जनता देख रहे होंगे, हमारे बाहर के दर्शक भी देखेंगे, बड़ा वाजिब सवाल है, सोचिएगा ज़रूर। देहरादून को कहा जाता है एजुकेशन हब सुन के तो ऐसा लगता है हर कोई समा जाएगा इस एजुकेशन, यानी हर किसी के बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन सोचिए, हमसे एजुकेशन हब कहते हैं, तो एजुकेशन हब का मैं पूछूंगा आपसे कि मुझे भाई साहब 10 स्कूल ऐसे बता दीजिए, तो वो 10 के 10 जो स्कूल होंगे ना, वो दून इंटरनेशनल से लेके सेंट जोसेफ एकेडमी से लेके ब्राइटलैंड से लेके जितने भी नाम आप गिनाएंगे 10 नाम, वो सारे प्राइवेट होंगे, उसमें कोई भी सरकारी नाम नहीं होगा। पहले होते थे भाई साहब, अब वही तो अब नहीं है। GIC गुप्तकाशी, GIC गोपेश्वर, GIC चोपता, GIC रुद्रप्रयाग, GIC कर्णप्रयाग, है ना, GIC अल्मोड़ा, GIC नैनीताल, ये नाम होते थे। ये और देहरादून में कौन से नाम होते थे सरकारी? हाँ, सरकारी यहाँ भी होते। देखो मैं वाकई, मतलब तब तो मैं पहाड़ पे ही था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, तमाम नेता मंत्री, अब सूबे के जितने भी कैबिनेट मंत्रियों के अगर बच्चों की बात करेंगे, या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की बात करेंगे, मुझे लगता नहीं कि किसी का बच्चा शायद सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते तो शायद शिक्षकों की पीड़ा दिखती, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। अब मैं आपको एक सच और बताता हूँ, ये भी कारण है। मैंने अपनी बीवी की डांट भी खाई, मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं है। क्या बात है? कौन कैमरा कह रहा है कि दिस इज एक्सक्लूसिव, जो सरकारों को भी डरा के रखते हैं, कह रहे हैं बीवी की डांट खाई। दिस एक्सक्लूसिव कम्स ऑन भारत न्यूज। अच्छा, मैंने अपनी बच्ची को यहाँ देहरादून में प्राइमरी स्कूल में भी डाला। अच्छा, हाँ जी, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए केवल? 7वें दिन मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कहा गलती कर दी। पहले
थोड़ा माहौल में मुझे लगता है ना, देखो ये बोलना बहुत आसान है, बट अगर हम चाहें तो वो माहौल हम चेंज कर सकते हैं। आई ट्राई टू डू इट। और रायपुर में उसका नाम भी लिखा हुआ है, किसी दिन भी अगर कोई जानना चाहे तो रायपुर में जो स्कूल है प्राइमरी, उसमें उसका नाम भी है, ख्याति चौहान नाम है उसका। सरकारी स्कूल में करवाया आपने? सरकारी स्कूल में, 2nd ग्रेड में। ठीक है। वो 7 दिन गई सर उस स्कूल में। घर पे सबने डांटा मुझे, क्या पागल हो गया तो, क्यों है ऐसा ये वो। मैंने कहा जी देखो, मैं जनता को यही बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ाओ, और गवर्नमेंट कल मुझे कोई बोलेगा तुम्हारे बच्चे प्राइवेट में हैं, जैसे अभी आपके पास शायद ये क्वेश्चन आता, मैंने वहाँ रखा ना, तो 5वें 6वें दिन तक फिर भी मैं मैनिपुलेट कर रहा था चीज़ों को कि यार नहीं ठीक है ऐसे। मैं एक दिन उसका होमवर्क देख रहा था घर पे, बच्ची ने सही कर रखा था एक सम, नीचे से मैडम ने काट के गलत कर रखा था, मेरा पारा हिल गया। अच्छा। और दूसरा जो उसने गलत कर रखा था उसको टिक मार रखा है सही के लिए। अच्छा। 2nd की बच्ची थी, नॉर्मल सम। अब सरकारी शिक्षकों की योग्यता में सवाल उठा रहे थे भाई। देखो दादा, जो अब हुआ जो एग्जाम पास करके आ रहे हैं, सुन तो लो जी। मैंने तो देखो, शिक्षकों को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं एक शिक्षक पुत्र भी हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ आप आइए। वहाँ गया मैं उस विद्यालय में, तो विद्यालय में जो टीचर थी उनके यहाँ अपॉइंटेड कोई बच्ची रहती है 12वीं 13वीं पास, 12वीं में या कुछ ऐसा। ये आजकल सिस्टम है बहुत जगह। अच्छा है ये। और फिर जब मैंने उनको बोला कि मैं इसको न्यूज़ में डालूंगा ऐसे वैसे, तो देन दे वर लाइक बड़ा गिल। मैंने कहा जी बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता। अच्छा। इसलिए मैंने वो कोई न्यूज़ नहीं बनाया। टीचर नहीं थे जो ना 12वीं 13वीं का? हाँ, मतलब वो ऐसी कोई गांव की बिटिया जिसको पैसा, पर ये भी पाप है। आप है तो ये। पर उनका कहना था जी कि ये क्या है, एक्स्ट्रा बच्चे हैं मेरे पास। अब ये भी एक दर्द है टीचर्स का भी, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टीचर्स भी हैं। अगर एक्स्ट्रा बच्चे हो गए तो टीचर नहीं है, 2-2 3-3 और कई सारी ड्यूटी रात दी जाती है उन पे। फिर उनके पास MDM भी है, तो ये भी है तो वो भी है। पर मेरे को लगा, मैं कहा नहीं यार, अगर ये वाकई मैं फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। अभी ख्याति अगर बड़े होके मुझे पूछेगी पापा यार व्हाट डिड यू डू टू माई लाइफ, क्योंकि हाँ जब मैं परिवर्तित कर पाऊंगा आई विल डेफिनेटली पुट हर बैक। तो ये सिचुएशंस क्या है ना सर, आज धन सिंह रावत जी को मैंने देखा है, एक बारी मेरी बहुत दिनों से पहले इनसे बात हुई थी। आजकल इन्होंने क्या कर रखा है, आपने सुना होगा, ये स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स को मर्ज करने के लिए। गोद भी ले रहे हैं कई बार। गोद छोड़ो ना, ये मर्ज कर रहे हैं कि 2 पास के जो स्कूल हैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर लो, क्लस्टर स्कूलिंग। धन सिंह रावत जी, तो ऐसे ही मैं उनके एक दिन उनसे मिलने गया हुआ था, वहाँ पे वो बात कर रहे कि हम ऐसे स्कूलों को प्लान कर रहे हो। मैंने कहा ये कहाँ सीखा आपने? बोलता यार मैं वहाँ गया था, जहाँ पे भी थोड़ी देर पहले। फिनलैंड? नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड में कोई था। अच्छा, कई सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं। सुन तो लो जी। तो मैंने कहा फिनलैंड, मैंने कहा वहाँ तो बड़ी ठंड है सर। वहाँ क्या देखिए, हाँ वहाँ तो बर्फ में है यार, ऐसा बर्फ है। तुम्हें यहाँ जाने में ठंड लगती है, गैरसैंण कि विधानसभा सत्र कैसे होगा, वहाँ कैसे जा रहे हो तुम मरने के लिए? और वहाँ से ये बेवकूफ़ बना कर चीज़ें ला रहे। अरे उनकी व्यवस्थाएं थे देखो, वहाँ हर गांव में। अब ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था बाघ का हमला हुआ, हमारे बच्चे उन्हीं रास्तों से स्कूल जाते हैं सर। आज गाँव में, एक गाँव में मैं अभी गया था परसों, हमारी विधानसभा में ही है, उस गाँव में बंदर ने तकरीबन 12-14 लोगों पर अटैक कर दिया। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ टुडे। आज हमें थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। हमारी लड़ाई ये UKSSC के आज पेपर लीक की जरूर है, पर इसके साथ साथ मैं तमाम युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम को कहीं ना कहीं ठीक किए जाने की जरूरत है। मैं बच्चों को पेपर लीक विषय हो सकता है, लेकिन पेपर इसको जब तक ठीक, आज ये पेपर लीक है, कल कोई दूसरा पेपर लीक होगा, परसों तीसरा, बिल्कुल ये करना होगा। क्योंकि मेरा एक सपना है सर, अगर ये पेपर लीक बंद कर पाए ना हम कभी, तो हमारे ही बच्चे होंगे जो तहसीलदार होंगे, हमारे ही बच्चे होंगे जो SDM होंगे, हमारे ही बच्चे होंगे जो DM होंगे। कुछ नहीं तो ना, उसको दर्द जरूर होगा उस गांव का जहाँ से वो पढ़ के आया है। जैसे मेरे गांव का ही एक छोटा भाई हमारा, वो डॉक्टर बना है ना, और उसकी पोस्टिंग आजकल केदारनाथ जी में, और वो बाकी सेवाएं गुप्त काशी में देता है। तो हमारे ही बच्चे अगर हमारे यहाँ जॉब करने लग जाएंगे तो इट इज़ बेटर। पर जब तक ये तंत्र है, जब तक ये लूट तंत्र है यहाँ, ये सब कुछ बहुत बर्बाद करके रखते हैं। आज हमें समझने की आवश्यकता है कि जो अब इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है सर, मत का, जो हम वोटिंग कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारा वोट है यार, वोट ही तो देना है, दे दिया, बट दैट वोट रियली काउंट्स अ लॉट। क्योंकि जो बच्चा अभी, जैसे लेट्स सपोज जो बच्चे हमें अभी मिले हैं यहाँ पर, जो धरने पर बैठे हुए हैं, 17-18 साल, 19 साल, 20 साल, अगर 20 साल का कोई बच्चा है, 22 साल का, वो अगर आज एक गलत वोट देके
गलत नेता चुनता है, उसका परिवार गलत नेता चुनता है जो कि निष्क्रिय पड़ा हुआ है, और 5 साल, ये 20 साल का बच्चा 25 का हो गया, अनफॉर्चुनेट। और सड़क पे जो बच्चे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार उनके माता पिता नहीं, कहीं वो भी हैं जिनके बच्चे शायद अभी उस उम्र में ना हो लेकिन उस उम्र में पहुंचेंगे। सर मेरी चिंता वही तो है। अभी देखो आज 6 दिन हो गए सर मेरे को देहरादून में आए हुए, 6 दिन से परिवार छोड़ के अपना परिवार से मिल ही नहीं पा क्या बोलूँ मैं आपको। अच्छा, उनको ये लग रहा था उससे अच्छा तो वहीं केदारनाथ में ही ठीक थे तुम, वहाँ भी घूमे, वहाँ मतलब क्या है, दर्द मुझे भी होता है कि मैं यार अपने बच्चों को देख नहीं पाता कि वो कब क्या पढ़ रहे हैं, है ना। पर फिर लगता है चलो यार माँ उनकी देखेगी, थोड़ा गाइडेंस हम भी कर लेंगे, पर उनका क्या जिनके पास कुछ नहीं है। मैंने अभी प्लान किया है कि मैं वापस, मैंने 2013 में किया हुआ है ये, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सर मैं इनमें पर्सनली विजिट करने वाला हूँ और बच्चों को मैं थोड़ा एजुकेट करना चाहता हूँ ऑनलाइन, जो ये जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जो ऑनलाइन गेमिंग के हैं, ये बच्चों को बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन अर्ली एज, 9th 10th 11th 12th। ये एक ऐसी एज है जहाँ पर अगर मैं बच्चों को थोड़ा डायरेक्शन दे दिया तो इनके ग्रेजुएशन कौन सा करने वाले हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। आज हमारे बच्चे एक मजबूरी में ऑप्ट इन करने के लिए तैयार हैं कि बीएससी या बीए, उनको उसके बाद का स्कोप बहुत कम पता है, क्या पता भी है तो वहाँ तक रीच नहीं पड़ती, वहाँ पर वो फीस का कैलकुलेशन नहीं कर पाते, या कोई ऐसे एग्ज़ाम्स जिनकी उनकी फ़ीस कम हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके पास जाके मैं कुछ स्कूलों में घूमूँ एंड आई ट्राई टू मेक देम। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ये आप जो सलाह है अपनी वो सूबे के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके साथ भी शेयर करें। साहब धन सिंह रावत का मेरे को एक दिन फ़ोन आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार वो एक बार बोले कि चौहान जी आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं अभी इस डॉक्टर को हटाता हूँ। रुद्रप्रयाग में एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कि वहाँ पे मरीजों को देखना ही नहीं चाहता है। अच्छा, वो आता है वहाँ अटेंडेंस लगाता है और फिर बोल देता है, वो जो आँखों का टेस्ट वाला है एक भाई है वो काम करता रहता है, लेकिन ये किसी को नहीं देखता कि क्या प्रॉब्लम है और उसको बाहर भेज देता है। अच्छा। जब मैंने उसका वीडियो किया और फिर मैंने, और 15 मिनट में बाबा धन सिंह रावत जी का फ़ोन आया कि भाई बहुत अच्छा, हो सकता है उन्होंने किसी ने वो किया हो, बोला बहुत अच्छा काम किया भाई जी, मज़ा आ गया ये, मैं अभी सस्पेंड कर रहा हूँ इसको। मैंने कहा पता नहीं। अब उसके बाद कभी मैंने 1-2 बार, अभी मैंने पीछे फ़ोन किया था कुछ एक, तब फ़ोन नहीं उठाया, एक बार फ़ोन उठाया था, मैं अभी बिजी हूँ, मैं करता हूँ फ़ोन। पॉइंट क्या है सर, मैं समझता भी हूँ एक तरफ ऐसा कि शायद आपकी व्यस्तता भी हो, पर क्या है, ये जो हमारे नेता हैं ये अपने तो हैं पर इनके रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। अच्छा, अब मैं एक बड़ा आपको दूंगा, चलो हिंट भी क्या है वो समझ ही जाओगे आप। एक पीआरओ हैं यहाँ मंत्री के खास, उनके गांव में कुछ काम होना था, आप यकीन मानेंगे उन्होंने मुझे बोला कि चौहान जी ये काम आप करवा सकते हो, और जिस काम के लिए वो बोल रहे थे वो मंत्री उसी विभाग का मंत्री है। तो विभाग का मंत्री अपने पीआरओ के गांव का काम नहीं करवा आप कह रहे हो चिराग तले अंधेरा, बहुत बड़ा अंधेरा। तभी तो वही तो हाल है हमारे उत्तराखंड का। भाजपा हो या कांग्रेस हो, आज 70 के 70 विधायक हैं जिनकी जनता के बच्चे आज सड़कों पे हैं, सभी गांवों में, सभी कस्बों में। कहाँ मरे हुए हैं ये जनता सड़कों पे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये नेता मतलब इनको जनता सड़कों पे है, बच्चे सड़कों पर हैं और नेताओं के बच्चे जो हैं वो, अरे ये विधायक अभी जिला पंचायत के या फिर प्रधानों के भी गए होंगे शायद, प्रधानों के वोट मांगने तक गए। आज ये बच्चे जो सड़क पे हैं, क्या इनको दिख नहीं रहा कि हमारे बच्चे सड़क पर हैं? जी, ये बड़े सवाल हैं जो हमारी वार्ता जो हुई है। उम्मीद है अगर इस पूरे वार्तालाप का अगर 10% भी अगर जनता समझने में कामयाब हुई तो शायद ये इंटरव्यू सार्थक हुआ। अन्यथा हम कहेंगे हर इंटरव्यू की तरह, जैसे आप अमूमन देखते हैं, सौरभ जोशी देखते हैं या कोई और प्रोग्राम देखते हैं, ऐसे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, चैनल बदल दीजिएगा। मकसद इंटरव्यू करना नहीं था, मकसद त्रिभुवन चौहान के साथ बैठकर इंटरव्यू करना नहीं था, मकसद उन सरकारों को एक संदेश देना था, मकसद उन वोटर्स को एक संदेश देना था कि 25 साल जो हम रजत जयंती समारोह मना रहे होंगे, उसकी खुशियाँ हम मना रहे होंगे आगामी 9 नवंबर को, तो हमें एक बार मंथन जरूर करना होगा इन 25 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। मैं आप ही से क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसी मूलभूत जो चीज़ें हैं, क्या हम
उस पर कोई काम कर पाए? क्या उत्तराखंड को लेकर जो उसकी सांस्कृतिक पहचान जो थी, क्या हम उसको बचा पाए? हम 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की बात तो करते हैं, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जाइएगा सरकार से पूछिएगा, सरकार एक पॉलिसी चलाती है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। आप खुद बाहर जाइएगा और अपने अगल बगल वाले से पूछिएगा 13 के 13 जिलों में कि भैया बता दो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और 2 प्रोडक्ट, भैया बता दो अपने डिस्ट्रिक्ट के 5 अच्छे सरकारी स्कूल, भैया बता दो अपने डिस्ट्रिक्ट के 5 अच्छे सरकारी अस्पताल। तो यकीनन अगर आपको उसका जवाब मिलता है तो हम कहेंगे वाह धामी जी वाह। और यही है मोदी जी के सपनों का उत्तराखंड, तीसरे दशक का उत्तराखंड। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज पता नहीं, मतलब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आज क्या है ना, गाँवों में एक 6 फुटिया बनता है ना, जब 6 फुटिया रास्ता बोलते हैं, आपको शायद पता भी ना हो, पर कई हमारे जो गांव से लोग हैं उनको पता है 6 फुटिया बोल रहा हूँ। तो यहाँ 6 फुटिया प्रधान भी बनाता है, क्षेत्र पंचायत भी बनाता है, जिला पंचायत भी बनाता है, निकम्मा विधायक भी वही बनाता है, और कई जगह तो सांसद भी वही बना रहे हैं हमारे। अब मैं चलो नीचे की तराई के क्षेत्रों को छोड़ दूँ, पहाड़ का कोई एक ऐसा इलाका बता दो जहाँ हमारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई हों। पहाड़ का कोई एक ऐसा इलाका जहाँ पे स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया हो। हमारे यहाँ केदारनाथ जी में आज स्वरोजगार के नाम पर बाबा केदार का दर्शन है। 6 महीने चलता है, 6 महीने लोग कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए। अच्छा, अब उसमें भी क्या होने वाला है, ये 4200 कुछ करोड़ रुपए लेके अडानी जी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो रोपवे बनाएंगे सोनप्रयाग टू केदारनाथ। सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड से ऊपर का पैदल रास्ता एंड देन टू केदारनाथ जी। हजारों ऐसे युवा छोटे भाई हैं मेरे जो वहाँ अपना दुकान चलाते हैं, अपनी रेडी स्टॉल्स। पहले तो उनको परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा डंडे खाने पड़ते हैं, पर टचवुड अब की बार हमने पहले ही बोल दिया था प्रशासन की तरफ से कोई डंडा नहीं पड़ेगा, बहुत हमने लड़ते रहते हैं हम ऐसे ही। तो समझिएगा उनके व्यवसाय पे कितना खतरा है। लेकिन हालात का डंडा तो पड़ रहा है सब पे, हालात का डंडा तो सब जगह है सर। पॉइंट क्या है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे 13 जिलों में ऐसा क्या है, उसके लिए आज तक इन्होंने क्यों नहीं काम किया। ये अपना ही जेब नहीं, पर जो मुख्यमंत्री आ रहा है, जो विधायक बन रहा है, जो मंत्री बन रहा है, इतने वर्षों से सोचो ना, आप जब से सर पत्रकारिता कर रहे होंगे आप याद कीजिएगा, जो ये मंत्री हैं इनमें 2-3 नाम आप जोड़ दो, मुझे लग रहा है एक हरक सिंह रावत जो आज शांत हैं क्योंकि वो पद पे नहीं है, बाकी यशपाल आर्य और 2-4 और नेता। अदरवाइज तो यही तो नेता हैं उत्तराखंड में, यही नाम सुनने जा रहे हैं। कौन सा युवा बन गया, कौन सा युवा बन गया, और सबसे बड़ा सवाल भी ये कौन सा युवा बन गया, और क्या ये युवाओं का उत्तराखंड है। हालांकि सवाल बहुत हैं लेकिन इसके समाधान भी हैं। सरकारों को बैठना होगा, अपनी सलाहकार, यानी जो सलाहकार, एक चाणक्य ने भी कहा जिस राजा को अच्छे सलाहकार मिल गए वो बहुत ऊपर तक गया, और जिस राजा के सलाहकार अगर ख़त्म है तो समझिए वो राजा भी ख़त्म है। एक बार फिर से गौर करना होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी क्योंकि एक कहावत है, एक कहानियाँ हम सुनते थे कि राजा अक्सर जनता का हाल जानने के लिए भेष बदलकर जनता के बीच में पहुंच जाता था ताकि सच्चाई उसे पता चल सके, क्योंकि सलाहकार हमेशा एक सही अपडेट लेकर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री धामी को अपने उस सिस्टम को भी दुरुस्त करना होगा, क्योंकि डॉक्टर भी जब दवाई देता है तो पहले डायग्नोस करता है। जब तक वो डायग्नोस ही नहीं करेगा तो दवाई कैसे देगा। अगर आप जनता की पीड़ा को पीड़ा मानेंगे ही नहीं तो यकीनन आप उसकी दवा भी नहीं देंगे। समझना होगा कि ये मुद्दे बड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, और आपको इन बेसिक मुद्दों पर काम करना होगा। आपको जनता को घूम घूम कर ये भी बताना होगा कि 2 इन्वेस्टर समिट के बाद कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया और कितना रोजगार युवाओं को मिला, क्योंकि सरकार के लिए भी ये संभव नहीं है कि हर एक युवा के हाथ में सरकारी नौकरी दी जा सके। ऐसे में प्राइवेट सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।